बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ दिनेश चौहान। बच्चों, आज हम लोग यूनिट सेकेंड का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के विषय में पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स यानी कि विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स और कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है भाई? जीन होता है। हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहाँ पे लोकेट होते हैं? जीन पे होते हैं। यानी कि जीन ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन टू अनदर में ट्रांसफर होते हैं। तो फर्स्ट आप कॉल पढ़ेंगे टर्म ऑफ जेनेटिक्स। टर्म ऑफ जेनेटिक्स are given by Bateson in 1905। यानी कि जेनेटिक्स टर्म किसने यूज किया था? बेटसन ने 1905 में। फिर उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें कहा जाता है भाई ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको शॉर्ट में जी.जे. मेंडल कहते हैं। जी.जे. मेंडल यानी कि जेनेटिक्स टर्म यूज किया था बेटसन ने 1905 में। और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेंडल थे इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च किए और डिफरेंट टाइप्स के लॉ प्रोड्यूस किए थे। और बहुत ही इनका जो महत्वपूर्ण रोल था जेनेटिक्स में, इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक्स के दो ब्रांचेस से बना होता है, हेरिडिटी एंड वेरिएंस। हेरिडिटी मीन्स होता है द स्टडी यानी कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी किसमें की जाती है? हेरिडिटी के अंतर्गत की जाती है। वेरिएंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी कि वेरिएंस जो होता है ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? हेरिडिटी कैरेक्टर्स का मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस कहते हैं। तो हेरिडिटी, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स को हम हेरिडिटी कहते हैं। और उसके ट्रांसमिशन को यानी कि उसके प्रोसेस को, ऑफस्प्रिंग में उनके पहुंचने के प्रोसेस को हम वेरिएंस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसको क्या बोलेंगे? वेरिएंस। तो इतना आप लोग समझ। अब उसके बाद मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट इस प्लांट पे किए थे, पीज पर, गार्डन पी पर किए थे, पॉयसम सटाई। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट यानी कि
प्लांट पर किए थे। ये पी होता है मटर। पॉयसम सटाइवम नामक प्लांट पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब मेंडल इसी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, यानी कि किसी दूसरे प्लांट पे मतलब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किए, इसी प्लांट पे क्यों किए, तो इसके कई रीजंस थे। जैसे जो पॉयसम सटाइवम का प्लांट होता है, इसमें दो वैरायटी के प्लांट होते हैं, यानी कि टॉल एंड ड्वार्फ, यानी इसमें 2 वैरायटी के प्लांट होते हैं। इसमें इसका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। इसमें मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जैसे सीड, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ फूड, कलर ऑफ कॉटलीडॉन, ठीक है। ये सब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पॉयसम सटाइवम में इजीली अवेलेबल है। इसके बाद इसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन ये दोनों प्रोसेस इजीली जो है कर सकते हैं। यानी कि जब क्रॉस पॉलिनेशन कराना हो तो इसका जो एंथर है उसको इजीली हम फ्लावर से रिमूव कर सकते हैं और उससे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान फ्लावर में नहीं है। तो यही मैनी कैरेक्टर्स हैं, यही मैनी रीजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पॉयसम सटाइवम यानी कि पी नामक प्लांट का सिलेक्शन किया। अब उसके बाद मेंडल पॉयसम सटाइवम में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था। जैसे यानी कि स्ट्रैंड और स्टेम, 2 तरह के स्टेम होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। उसके बाद कलर ऑफ फ्लावर, रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट या इसको वायलेट भी कह सकते हैं। उसके बाद शेप ऑफ सीड, राउंड एंड रिंकल। उसके बाद कलर ऑफ सीड, येलो एंड ग्रीन। नेक्स्ट शेप ऑफ पॉट, फुल यानी कि ये फुल साइज की होती है, एंड सिंक, पिचकी हुई, जहाँ पे बीज होते हैं वहाँ उभरी हुई, देन पिचकी हुई, देन इस तरह से फॉर्म में होती है, और फुल ये पूरी फूली हुई होती है। इस तरह से मेंडल ने पॉयसम सटाइवम में 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था। एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने पीच प्लांट में कितने पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 7। कितने पेयर? 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था। और यहाँ से एक नंबर में कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है टर्म ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? बेटसन ने दिया था 1905 में। फिर उसके बाद आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? तो वो भी जो है मेंडल को ही कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो पहला
डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ कि जो कैरेक्टर्स इन्होंने यानी वन किसी भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के मध्य बिटवीन द एनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जब मेंडल ने क्रॉस कराया था, तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो होता है उन्हें जो मेंडल ने क्या कहा था, डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं होता है, वो छिपा रहता है, उसे इन्होंने रेसेसिव कैरेक्टर कहा। अब उसके बाद ये तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे मेंडल ने पाइथन सटाइवा में इन्हीं के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होमोजाइगस एंड डोमिनेंट एंड रेसेसिव को शॉर्ट नोट्स के विषय में पहले जान लें, जिसे हम की ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। पहला हो जाएगा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप यानी कि कोई भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है तो उसके लिए जो जीन्स या एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं, और उसका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होता है उसे हम फिनोटाइप। जैसे कि मान लीजिए जैसे कलर ऑफ फ्लावर है, कलर ऑफ फ्लावर है, इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, दो कलर के, रेड एंड वाइट कलर के फ्लावर होते हैं पाइथन सटाइवा में। तो जो रेड फ्लावर होता है ये तो क्या हो जाएगा, ये यानी कि रेड एंड वाइट दो कलर के फ्लावर होते हैं, तो रेड एंड वाइट, तो ये क्या हो जाएगा, उसका फिनोटाइप कैरेक्टर, यानी कि फ्लावर कैसा है, रेड है या वाइट है, इसको हम बाहर से ही देख करके इसको बता देते हैं, इसको जान जाते हैं, पहचान लेते हैं, तो ये उसका क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या फिनोटाइप कैरेक्टर्स हो जाएगा। और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो जिन जीनों के कारण ये कैरेक्टर्स उनमें शो हो रहे हैं उन्हें हम जीनोटाइप कहेंगे। जैसे रेड के लिए कैपिटल W और वाइट के लिए कैपिटल W स्मॉल w, ये उसका जो है क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा, यानी कि ये जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये और ये रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए और ये रिस्पॉन्सिबल है वाइट कलर के लिए, तो ये फिनोटाइप कैरेक्टर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस यानी कि जब किसी कैरेक्टर्स के जो जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, तब उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर स्टेम ऑफ स्टेम है, तने की लंबाई है, तो उसके लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, कैपिटल डी कैपिटल। ये जीन टॉल प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। या स्मॉल डी ये ड्वार्फ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये भी क्या होगा, होमोजाइगस होगा। यानी कि देख रहे हैं कि इसके दोनों एलील या जीन इसके लिए दोनों क्या है, इक्वल है, समान है, सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। इसके भी दोनों एलील क्या है, सिमिलर है, तो ये भी जो है होमोजाइगस हो जाएगा। किस कैरेक्टर के लिए, टॉल के लिए, ये टॉल के लिए होमोजाइगस है, और ये किसके लिए होमोजाइगस है, ड्वार्फ के लिए होमोजाइगस है। फिर उसके बाद हेटेरो मींस अलग अलग एलील का होना।
हेटेरोजाइगस इसमें जैसे ये टॉल के लिए है, ये ड्वार्फ के लिए है, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। ये क्या हो जाएगा भाई, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। यहाँ पर एक एलील देख रहे हैं हम, टॉल वाला है, और दूसरा एलील जो है वो किसका है, ड्वार्फ वाला है। यानी कि दोनों जीन या दोनों एलील सिमिलर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस। अभी आपने थोड़ा जीनोटाइप फिनोटाइप के विषय में समझ चुके हैं। उसके बाद आप होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस के विषय में पढ़ चुके हैं। आप नेक्स्ट जो डिफरेंसेस या शॉर्ट नोट हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा पेरेंटल जनरेशन, इसको हम पी जनरेशन कहते हैं, पी जनरेशन, और फिलियल जनरेशन फर्स्ट, या इसे हम शॉर्ट में अपना जनरेशन कहते हैं। पेरेंटल यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उसे हम पी जनरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को कहा जाएगी क्रॉस बिटवीन रेड एंड व्हाइट टॉवर, तो जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू ये रेड टॉवर हो गया, स्मॉल डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, व्हाइट टॉवर हो जाएगा। तो और ये कौन सी जनरेशन हो जाएगी, पी जनरेशन। यानी कि इस जनरेशन को हम क्या कहेंगे, पी जनरेशन। पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन या पी जनरेशन कहेंगे। और इनके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा प्रोड्यूस फर्स्ट जनरेशन को F1 जनरेशन कहेंगे, और इनको क्या कहेंगे हम, पी या पेरेंटल जनरेशन कहेंगे। तो ये बच्चों कुछ शॉर्ट नोट्स थे, और ये इस तरह से तमाम एग्जाम में आते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप भी आता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी आता है, तो सही तरीके से आप लोग लर्न करें। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ के विषय में पढ़ेंगे। मेंडल ने जेनेटिक्स रिलेटेड 3 रूल्स प्रोड्यूस किए थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड लॉ ऑफ independent assortment। मेंडल ने जेनेटिक्स रिलेटेड 3 रूल्स प्रोड्यूस किए थे। 3 लॉज हैं इनके। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम मेंडल ने प्रोड्यूस किए थे, और इन तीनों रूल्स को प्रूव करने के लिए इन्होंने 2 क्रॉस कराया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इन रूल्स का एक्सप्लेनेशन और इनके लिए मेंडल ने इनको प्रूव करने के लिए कौन से क्रॉस करवाए थे उसके लिए हम उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।